गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में पदार्थ की तरंग प्रकृति या द्रव्य की तरंग प्रकृति या कणों की तरंग प्रकृति इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम डी ब्रोगली की परिकल्पना पढ़ेंगे कि डी ब्रोगली ने इसमें अपनी क्या बातें की थी इसके बारे में। तो इसको पढ़ाने से पहले हम थोड़ा पीछे आते हैं। हमने जो है इससे पहले प्रकाश की तरंग प्रकृति पढ़ा, जिसमें कि ये था कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। और उसी प्रकार से हमने ये भी पढ़ा इसमें अभी पिछले टॉपिक में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला पोर्शन, जिसमें ये पता चला कि प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है। फोटोन कण से मिलकर जो है प्रकाश किरणें बनी हैं कि प्रकाश जब किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो वहाँ पर जो है प्रकाश किरणें ऐसे व्यवहार करती हैं कि वो कणों से मिलकर बनी हैं। और प्रत्येक प्रकाश जो है किरण वो तरंगों के पैकेटों से मिलकर बनी है। इन पैकेटों को हमने फोटोन कहा था। ठीक है, अब इससे सिद्ध हुआ कि प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है, अर्थात प्रकाश का दोहरा नेचर है। ठीक है, डबल नेचर है प्रकाश का। उसी प्रकार से डी ब्रोगली, इनका पूरा नाम था लुइस विक्टर डी ब्रोगली, इन्होंने जो है सन 1924 में एक परिकल्पना दी और उसमें ये माना कि जिस प्रकार से प्रकाश में तरंग प्रकृति के साथ साथ कणों की प्रकृति भी विद्यमान है, प्रकाश तरंग के साथ साथ कणों के गुणों को भी धारण करता है, उसी प्रकार से पदार्थ अर्थात द्रव्य में कणों के गुणों के साथ साथ तरंगों के गुण भी होने चाहिए। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना में ये माना कि जो गतिशील कण होता है, स्थिर कण नहीं, गतिशील कण, कि जब भी कोई कण गति की अवस्था में होता है तो वो उस समय तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, कण की भांति तो व्यवहार करेगा ही, उसका द्रव्यमान होगा, उसका गति की अवस्था में कण का मोमेंटम भी होगा, संवेग भी होगा, परंतु गति की अवस्था में कण को तरंग की भांति भी व्यवहार करना चाहिए। तो गतिशील कण हमेशा तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। ये बात जो है सबसे पहले डी ब्रोगली ने कही और इसी को हम कहते हैं डी ब्रोगली की परिकल्पना। तो क्या है डी ब्रोगली की परिकल्पना? कि पदार्थ जो है गतिशील कण हमेशा तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो गतिशील कण में कण के गुण भी होंगे, तरंग के गुण भी होंगे, अर्थात गतिशील कण जो है दोहरे चरित्र को शो करता है। उसमें दोहरा चरित्र होता है, कणों का भी और तरंग का भी। अब यहां पर बात आई कि अगर कण, जैसे माने कण है, अगर ये कण गति की अवस्था में है तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? तरंग की भांति व्यवहार करेगा। अब तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो जैसे हम ये मान लेते हैं, फोटोन को मान लेते हैं हम कोई कण, तो फोटोन कण है। इस फोटोन कण का जो गति की अवस्था में द्रव्यमान है वह है माना m। ठीक है, फोटोन का विराम अवस्था में जो द्रव्यमान होता है उसको हम ये लगभग शून्य मान लेते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान m0 करीब करीब शून्य के करीब है, परंतु गति की अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान परिवर्तित हुआ था, वो शून्य नहीं होता, क्योंकि फोटोन जो कण है उसका जो वेग है फोटोन का निर्वात में वेग, तो फोटोन का निर्वात में जो वेग है वो वही होगा जो प्रकाश का निर्वात में वेग होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम स्मॉल सी से प्रकट करते हैं। तो क्योंकि फोटोन का वेग बहुत अधिक है और इतना अधिक यानी प्रकाश के वेग के बराबर हो गया, तो जब भी किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय होगा, प्रकाश के वेग की कोटि का होगा, तो ऐसे कणों का द्रव्यमान जो है अचर नहीं रह पाता, तब द्रव्यमान जो है परिवर्तित होने लगता है।
तो इसीलिए जो है फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य, और गति की अवस्था में फोटोन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम m से शो कर रहे हैं। ये अचर राशि नहीं, ये चर राशि है इस समय। तो हम यहाँ पर कण की पे फोटोन ले रहे हैं, तो जो फोटोन कण होता है वो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और गति की अवस्था में तरंग की भांति व्यवहार करेगा, और कण तो है ही तो कण की भांति व्यवहार करेगा। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे कि फोटोन है और फोटोन का द्रव्यमान है m, इसका वेग है माना v। ठीक है, निर्वात में इसके वेग को हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर निर्वात में हम बात करें तो निर्वात में कोई फोटोन गतिशील है, इसका वेग उस समय स्मॉल c है, और ये तरंग की क्योंकि गतिशील है कण, तो फोटोन कण तो ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा, और तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो निश्चित इसकी क्या होगी, आवृत्ति भी होगी, क्योंकि तरंग की आवृत्ति अवश्य होती है, तो इसकी आवृत्ति माना न्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या डाटा है कि फोटोन का द्रव्यमान m है, गतिशील है फोटोन, निर्वात में माना गतिशील है तो इसका वेग हो गया c, और इसकी आवृत्ति हो गई न्यू, क्योंकि गतिशील फोटोन यानी ये कण ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो है माना लैम्डा, क्योंकि तरंग की आवृत्ति भी होगी और तरंग दैर्घ्य भी होगा और वेग भी होगा। वेग इसका क्या है इस टाइम, स्मॉल सी। ठीक है, अब जो है यहां पर आइंस्टीन की जो समीकरण है द्रव्यमान ऊर्जा वाली, उसके अनुसार इस फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा ये आ जाएगी m द्रव्यमान का जो फोटोन था उसकी ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में क्या आएगी, E=mc², जहां c जो है इस फोटोन का निर्वात में वेग है। c का मान क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और क्योंकि ये फोटोन कण है, गति की अवस्था में है, तो निश्चित ही उसमें तरंग के गुण भी होंगे, तो इसकी आवृत्ति हमने न्यू और तरंग दैर्घ्य लैम्डा मानी है। तो न्यू आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, अब हम तरंग के रूप में ले रहे हैं फोटोन को, तो न्यू आवृत्ति के गतिशील फोटोन की ऊर्जा तो ये ऊर्जा ये आ गया E=h न्यू। न्यू यहां पर क्या है, इस फोटोन की आवृत्ति है। तो क्योंकि ये एक ही कण की एक ही समय पर ऊर्जाएं हैं, एक द्रव्यमान के रूप में एक आवृत्ति के रूप में है, तो ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इनको बराबर करें, समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर करने पे, क्योंकि दोनों ही ऊर्जाओं के मान हैं ये, तो ये आ जाएगा हमारा mc² = h न्यू। न्यू क्या यहाँ पे, आवृत्ति। अब देखिए हमने पढ़ा है तरंग में कि किसी तरंग का वेग, जैसे यहाँ पर फोटोन, ये भी एक प्रकार की फोटोन गति की अवस्था में तरंग की भांति व्यवहार करेगा, इसका वेग मान रखा हमने क्या, c, इसका वेग c माना है। तो किसी तरंग का वेग c, ये क्या होता है, वेग, तरंग का वेग बराबर होता है तरंग की आवृत्ति इंटू तरंग की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब इसमें हम न्यू के स्थान पे रख सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, न्यू बराबर हो जाएगा c/λ। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो हम इसको न्यू के स्थान पे रख रहे हैं, तो यह आ जाएगा h c/λ, न्यू के स्थान पे c/λ रखा, इक्वल्स टू mc², वेयर m इज मास। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो c से c कैंसिल हो गया इसमें, दिस इज h/λ इक्वल्स टू m इंटू c। m is the mass, c is the velocity, mass into velocity, the product of mass and velocity is called linear momentum। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, किसका, ये जो है यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा कण का। तो यहाँ पर कण कौन सा है, फोटोन।
तो ये आ गया h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc की जगह लिख दिया मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p। ये आ गया। अब निकाल दीजिए इसको, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू p, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया h अपॉन p। तो ये हमारे पास आ गया कि जो ये फोटोन कण है, कि जब फोटोन कण गति की अवस्था में होगा तो गतिशील फोटोन का तरंग दैर्घ्य, इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर होगा h अपॉन p। तो इस सूत्र से एक चीज और प्रकट हो रही है, यहां लैम्डा और p के बीच संबंध है, ये समीकरण दर्शा रहा। लैम्डा माने तरंग प्रकृति, कि गतिशील कण में जो तरंग के गुण हैं वो प्रकट हो रहे लैम्डा से, वो प्रदर्शित हो रहा है लैम्डा से। और p वो है गतिशील कण में द्रव्यमान के कारण, जो कण का जो द्रव्यमान होगा उसके और उसकी गति कण जो संवेग है, तो संवेग क्या प्रकट कर रहा है? संवेग होता है कण का गुण, ठीक है। और लैम्डा होता है तरंग का गुण, क्योंकि तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य तरंग की होगी और संवेग किसका होगा? किसी गतिशील कण का। तो यहां पर एक ही समीकरण में तरंग और कण दोनों आपस में संबंधित हैं लैम्डा और पी के रूप में, ठीक है। तो यहां पर यह आ गया कि किसी कण का तरंग दैर्घ्य उस कण के बराबर क्या होता है? h अपॉन लैम पी, जहां पी क्या है? रेखीय संवेग, और रेखीय संवेग हमेशा कण का होता है। तो ये समीकरण क्या कर रही है? कण के, किसी पदार्थ या कण के कण वाले गुण और तरंग वाले गुणों को आपस में संबंधित कर रही है। यहाँ पर जो h है, h जो है नियतांक है, और ये नियतांक जो है प्लांक नियतांक कहलाता है। ये h का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और मैक्स प्लांक के नाम पर है। प्लांक ने प्रकाश के बारे में अपना सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक ने माना है कि प्रकाश जब किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो उस समय वह जो प्रकाश की तरंगें हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बनी है। प्लांक ने माना है कि प्रकाश की तरंगें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या गुच्छों से मिलकर बनी हैं, और इन पैकेटों और गुच्छों को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, ठीक है। और फोटोन की डेफिनेशन भी है कि ये माध्य आवृत्ति के निकटवर्ती अन्य आवृत्तियों के तरंगों के अध्यारोपण से जो पैकेट बनता है, ऊर्जा ये तरंग का जो पैकेट बनता है उसको हम फोटोन कहते हैं। फोटोन निश्चित ही क्या है? ये तरंगों से मिलकर बना है, तो किसी कोई ना कोई इसकी आवृत्ति होगी, तो माध्य, वो इसकी माध्य आवृत्ति कहलाएगी। तो माध्य आवृत्ति के निकटवर्ती जो अन्य आवृत्तियों वाली तरंगें होंगी, उन सभी तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप बनने वाला जो तरंग पैकेट होगा, उस पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। तो गतिशील फोटोन क्या है? वो तरंग के भांति व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर ये प्लांक का कांस्टेंट आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा गतिशील फोटोन का तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या है? ये है लैम्डा बराबर h अपॉन पी। अब यहां पर परिभाषा, मैक्स डी ब्रोगली के अनुसार कि गतिशील कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो गति की अवस्था में कण की जो तरंग दैर्घ्य होती है, इस तरंग दैर्घ्य को हम कहते हैं ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए ये ब्रोगली के नाम पर है। इसी को हम पदार्थ तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, पदार्थ तरंग दैर्घ्य या प्रायिकता तरंग दैर्घ्य। अब इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि पदार्थ तरंगें किसे कहते हैं? पदार्थ तरंगें या द्रव्य तरंगें किसे कहते हैं, या ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं? या प्रायिकता तरंग किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी वेव प्रायिकता तरंग किसे कहते हैं? तो ये सभी एक ही तरंग है।
तो इसकी परिभाषा क्या है, कौन सी तरंग है कि पदार्थ के कण गति की अवस्था में तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन्हीं तरंगों को हम पदार्थ तरंगे कहते हैं, इन्हीं तरंगों को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, यानी गतिशील कण के द्वारा उत्पन्न तरंगों को ही पदार्थ तरंग, द्रव्य तरंग, ब्रोगली तरंग, प्रायिकता तरंग कहते हैं। और इन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे हम ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या पदार्थ तरंगदैर्घ्य कहते हैं और उसका सूत्र है लैम्डा बराबर h/p। अब आइए इसमें देखते हैं कि जो उदासीन कण है, तो उदासीन कण जब गति की अवस्था में होगा तो उसके लिए लैम्डा का सूत्र क्या होगा। जैसे गैस के परमाणु, ठीक है, या अणु, तो गैसों के जो परमाणु अणु होते हैं उनका जो है, माना ये कोई उदासीन कण गैस का परमाणु है और परमताप T पर, परमताप T पर इसकी जो माध्य ऊर्जा होगी इस कण की, परमताप T पर गैस के किसी कण की माध्य ऊर्जा, औसत ऊर्जा, वो होती है औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा। ये होती है EK इक्वल्स टू EK बराबर 3/2 kT। यहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये नियतांक है। T तापमान है केल्विन के रूप में, परमताप, 3/2 नियतांक हो गया। EK क्या है, गतिज ऊर्जा। तो ये किसी उदासीन कण की T परमताप पर गतिज ऊर्जा है, ठीक है, माध्य गतिज ऊर्जा। तो EK बराबर 3/2 kT, औसत गतिज ऊर्जा। इस मान के द्वारा हम यहाँ P का मान निकालेंगे। तो यहां पर देखिए इसका यूज हम कहां पर करेंगे, थोड़ा तरंगदैर्घ्य वाले पे आइए, इस समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि हमने फोटोन का या किसी कण का द्रव्यमान, अगर जैसे इसका द्रव्यमान माना m है, ठीक है, इसका वेग माना v है, ठीक है, ये कोई कण है, ये गति की अवस्था में है, इसका द्रव्यमान m है, वेग v है, तो तब जो है इस कण का जो संवेग होगा p, वो आ जाएगा p इक्वल टू mv। और उस समय हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू, हमने दोनों तरफ क्या लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, m स्क्वायर v स्क्वायर। देखिए आगे p स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर इंटू 2m, एक ही बात है, ठीक है। इसको हमने रीअरेंज कर दिया। ये हाफ m v स्क्वायर क्या चीज है, ये है गतिज ऊर्जा, v वेग और m द्रव्यमान वाले कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m EK, ठीक है। अब यहां से हम p बराबर निकाल देंगे अंडर रूट 2m EK। तो ये किसी कण की गतिज ऊर्जा EK और उसके संवेग में संबंध आ गया कि P बराबर अंडर रूट 2m EK। इसको हम यहाँ पे लैम्डा वाले सूत्र में रख सकते हैं। तो रखिए इसको लैम्डा वाले फॉर्मूले में। हमने यहाँ से अब लैम्डा का एक नया सूत्र, पहले लैम्डा का सूत्र P के रूप में था, अब हम लैम्डा का सूत्र EK के रूप में निकाल लेंगे, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m EK। ये क्या है, ये है गतिशील कण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर प्लांक नियतांक h अपॉन अंडर रूट 2m EK। m द्रव्यमान है कण का, गतिशील कण का, EK क्या है, उस गतिशील कण की गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा उसकी जरूर होगी जब, क्योंकि गतिशील है वो। अब हम इसमें EK का मान निकालेंगे उदासीन कण के लिए और इसके बाद आवेशित कण के लिए। तो उदासीन कण के लिए
उदासीन कण के लिए ई के, हमने थोड़ी देर पहले लिखा भी था कि उदासीन कण की गतिज ऊर्जा, माना तापमान, माध्यम का तापमान क्या है, जिस माध्यम में गैस के कण माना उदासीन कण है, तो गैस के कण जो हैं वहां पर तापमान जो है परम ताप T है, T केल्विन। तो T केल्विन पे जो है किसी उदासीन कण की जो गतिज ऊर्जा होती है, माध्य गतिज ऊर्जा, वो होती है 3/2 kT, जहां K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, परम ताप। ठीक है, तो उदासीन कण के लिए हमने यहां पर क्या निकाला, ये उदासीन कण के लिए माध्य गतिज ऊर्जा, ठीक है, के लिए माध्य गतिज ऊर्जा ई के का मान निकाल दिया। ई के इस मान को अब रखिए समीकरण नंबर 4 में। तो ये यहां से लैम्डा का सूत्र आ जाएगा उदासीन कण के लिए। तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4 में मान रख रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर, यानी जब उदासीन कण गति की अवस्था में होगा तो तरंग की भांति व्यवहार करेगा, तो उसमें उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो उदासीन कण की गति की अवस्था में तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2m, ई के स्थान पे रखिए 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास कि गतिशील उदासीन कण की गतिज ऊर्जा, गतिशील उदासीन कण से संबद्ध, क्योंकि ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो गतिशील उदासीन कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या तरंगदैर्घ्य, ये लैम्डा बराबर आ गया h/√3mkt, जहां m द्रव्यमान है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t क्या है, परम ताप। ये उदासीन कण के लिए आ गया। कई बार न्यूमेरिकल आता है, तापमान दिया रहता है डिग्री सेल्सियस में, तो उसको हम पहले परम ताप में कन्वर्ट करेंगे। तो परम ताप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू होगी उसमें हम 273 जोड़ देंगे, तब वो टी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तब ये आ जाएगा केल्विन में। और एम द्रव्यमान दिया होगा, के का मान दिया होगा, एच का मान दिया होगा, तब लैम्डा का मान हम निकाल सकते हैं। तो उदासीन कण के लिए कभी तरंगदैर्घ्य निकालनी हो तो वो इस सूत्र से निकलेगी, लैम्डा बराबर h/√3mkt। अब हम निकाल रहे हैं यदि कण उदासीन न हो, कण गतिशील है पर वो उदासीन नहीं है, यानी कौन सा कण होगा तब वो उदासीन कण की जगह पे होगा आवेशित कण। तो आवेशित कण, गतिशील आवेशित कण की तरंगदैर्घ्य वो हम निकाल रहे हैं इसमें। गतिशील आवेशित कण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा। अभी हमने यहां पर पढ़ा था, ये सूत्र हर समय ध्यान रखेंगे। लैम्डा बराबर क्या था, h/p आया था, और h/p के बाद क्या था, ये अंडर ये 2m ई के। ठीक है, लैम्डा बराबर h/√2m ई के। पहले ही था लैम्डा बराबर h/p, अब p का मान तो हमने ई के रूप में रखा था, गतिज ऊर्जा के रूप में। अब देखिए यहां पे गतिशील कण के लिए, आवेशित कण के लिए ई के का मान कितना होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन मान रहे, जैसे माने इलेक्ट्रॉन है, इस पे आवेश ऋणावेश होता है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है माना m, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गति की अवस्था में है, इसको v विभवांतर पे त्वरित किया गया है यहाँ पे
तो यहाँ पर विभव कितना अप्लाई किया गया है, कैपिटल V। ये यहाँ पे विभव का मान है, पोटेंशियल का मान है। और इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, भले ही हम इसको E से प्रकट करते हैं, पर माना मैं यहाँ पर इसको स्मॉल q से प्रकट कर रहा हूँ। यानी q आवेश का कोई कण है और ये V विभवांतर पे अगर इसको हम गतिमान करें तो ये गतिमान होगा, और उस समय इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी E के, उसका सूत्र होता है क्या, हमें क्या क्या दिया है, q आवेश के कण को V विभवांतर पर त्वरित करने पर यानी गतिशील करने पर, तो उसमें क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा होगी वो गति ऊर्जा क्या होगी, E के बराबर Q इंटू V, आवेश गुणा के विभवांतर। ये हमने पहले पढ़ा है इसको कि Q आवेश के कण को V विभवांतर पर गतिशील करने पर, गतिमान करने पर, उसमें उत्पन्न गतिज ऊर्जा, वो ऊर्जा गति ऊर्जा होगी E के बराबर QV। E के बराबर हाफ mv स्क्वायर, वो तब है mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, जब द्रव्यमान और वेग दिया हो। यहाँ पर द्रव्यमान वेग के रूप में नहीं कह रहे हम, यहाँ कह रहे हैं आवेश और विभवांतर के रूप में। तो तब गतिज ऊर्जा E के बराबर होगा Q इंटू V। तो अर्थात जब आवेशित कण गतिमान होगा तब लैम्डा वाले सूत्र में जो E के आ रखा है, E के को हम क्या लिख देंगे, E के जगह पे Q इंटू V। तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर क्या, H अपॉन वो E बराबर Q इंटू V। इसको हम यहाँ रखेंगे, ये आएगा लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू Q इंटू V, 2mQV, जहाँ m गतिशील आवेशित कण का द्रव्यमान है, Q क्या है, आवेशित कण का आवेश है, ये कूलाम में होना चाहिए, V क्या है, विभवांतर, ये वोल्ट में होगा, H प्लांक नियतांक है, लैम्डा क्या है, गतिशील आवेशित कण की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये इसकी तरंग दैर्घ्य है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन पे फिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है इसका मान, माना V का मान दे रखा है मैं, सपोज 100 वोल्ट, या जरूरी नहीं है 100 वोल्ट हो, इसको हम V रहने दें। इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान स्मॉल e से प्रकट होता है, Q बराबर E लिखते हैं वहां पे, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो है क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, Q का मान हो गया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, ये बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब जो है ये मान हम यहां रख दें, इस समीकरण नंबर, माने 5, समीकरण नंबर 5 अच्छा जो भी है इसमें रख दें हम, तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर H, अब H का मान रखिए, H का मान क्या होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका मान होता है। तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा बराबर, अब रखिए सूत्र में मान, तो लैम्डा बराबर H के जगह पर रख दिया 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2m, m के स्थान पे 9.1 इंटू 10⁻31, फिर इंटू m का मान रख दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, q इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू v, ये मान रखे। अब ये इसको सॉल्व किया तो यहां पर जो लैम्डा का मान आएगा वो
मीटर के रूप में आएगा, क्योंकि हमने सभी मान एमकेएस पद्धति में रखे हैं। तो यहाँ पर लैम्डा का जो मान आता है ये आता है, इसको सॉल्व करने पे करीब करीब, ध्यान रखिए ये अंडर रूट के अंदर है, जो वैल्यू होगी उसका अंडर रूट होना तब। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये बराबर आ जाएगा 12.27 गुणा गया 10⁻10 बट्टे इस पूरे का अंडर रूट ले लिया, और ये सॉल्व करके केवल अंडर रूट के अंदर हमने क्या रखा, वी रखा है। वी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इतना मीटर। तो ये लैम्डा का मान हो गया। अब ये गुणा गया 10⁻10 अपॉन अंडर रूट वी मीटर। तो इतने को हम क्या लिखते हैं, अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट होगा, हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो 10⁻10 से मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा केवल क्या, 12.27 बट्टे अंडर रूट वी। यहां पर ध्यान रखें कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी इकाई है, 10⁻10 का मतलब है 1 के आगे 10 जीरो। जब इतने एंगस्ट्रॉम मिलेंगे तब जाके 1 मीटर बनेगा। या ये समझो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 मीटर के हम कितने बराबर भाग करें, 10⁻10। 10⁻10 का मतलब 1 के आगे 10 जीरो, उतने बराबर भाग कर दें हम 1 मीटर के, तो एक भाग जो होगा वो भाग कहलाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 10⁻10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इसमें कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पोर्शन ही आएगा 12.27 बट्टे अंडर रूट वी, और ये एंगस्ट्रॉम। तो हमें यहां से मिल गया कि आवेशित इलेक्ट्रॉन की गति की अवस्था में तरंग दैर्घ्य, इसे हम कहते हैं गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्घ्य। लैम्डा बराबर होता है 12.27 बट्टे अंडर रूट वी, कि गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, जहां वी क्या है, विभवांतर। ये एंगस्ट्रॉम में आएगी वैल्यू। और डी ब्रोगली की परिकल्पना पड़ी हमने यहाँ पे। इसमें उदासीन कण की गति की अवस्था में तरंग दैर्घ्य और आवेशित कण की गति की अवस्था में तरंग दैर्घ्य का सूत्र निकाला, ठीक है ना। आवेशित कण की गति की अवस्था में जो तरंग दैर्घ्य का सूत्र आया वो आया हमारा लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m EK के स्थान पर हमने लिखा था Q इंटू वी। ये आवेशित कण की गति की अवस्था में तरंग दैर्घ्य निकला था। m द्रव्यमान था, Q क्या था, आवेश, v क्या था, विभवांतर। ये आवेशित कण के लिए। तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए Q के स्थान पे इलेक्ट्रॉन का आवेश रखा 1.6 इंटू 10⁻19, v का मान रखा, v का मान जो दिया होगा वो रखेंगे, m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, h का मान रखा। तो हमने इसका मान निकाला, लैम्डा बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकाला, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आवेशित कण और उदासीन कण दोनों के लिए गति की अवस्था में तरंग दैर्घ्य के सूत्र हमने निकाले। और डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना दी थी, वो इसको प्रायोगिक रूप से इसका सत्यापन नहीं कर पाए थे, प्रयोग द्वारा इसको सत्यापित नहीं कर पाए थे कि गतिशील कण तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो प्रायोगिक रूप से सबसे पहले इसका सत्यापन किया गया डेविसन और जर्मर के द्वारा। डेविसन और जर्मर ने सबसे पहले प्रायोगिक रूप में यह सिद्ध किया, प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि गतिशील आवेशित कण तरंग की भांति व्यवहार करता है और इससे एक तरंग दैर्घ्य संबद्ध होती है, ठीक है। तो वो सबसे पहले किसने किया, प्रयोग द्वारा सिद्ध कि गतिशील कण तरंग की भांति व्यवहार करता है, वो क्या, डेविसन और जर्मर ने। तो उनके प्रयोग को डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और इस प्रयोग के द्वारा ये पता चला कि गतिशील कण तरंग की भांति व्यवहार करता है। उन्होंने ये प्रयोग किया था इलेक्ट्रॉन पे। किस कण पे किया था, इलेक्ट्रॉन पे। उन्होंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराई निकिल क्रिस्टल पे,
और जब इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पे टकराए, निकल क्रिस्टल के परमाणु पे टकराए, तो वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, विवर्तन हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो डेविसन जर्मर के द्वारा इलेक्ट्रॉन गन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन किरणों को की बौछार किस पे कराई गई, इलेक्ट्रॉन किरणों की बौछार निकल क्रिस्टल पे, और निकल के परमाणु के द्वारा तब इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया, विवर्तन किया गया, डिफ्रैक्शन किया गया। और तब ये कहा डेविसन जर्मर ने कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किरणें जब परमाणु उस पे निकल के क्रिस्टल पे पड़ रही तो उसका विवर्तन हो रहा है इलेक्ट्रॉन किरणों का। तो इलेक्ट्रॉन किरणें जब किस पे पड़ रही, क्रिस्टल पे, तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गति की अवस्था में आ गया। तो गति की अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन निकल के क्रिस्टल पे टकराया तो वहां पर निकल के परमाणु ने उसका विवर्तन किया। विवर्तन होता है तरंग का गुण, ठीक है। तो अर्थात गतिशील इलेक्ट्रॉन का यहाँ विवर्तन हुआ है, अर्थात गतिशील इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। और ये पहले से ज्ञात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण के एक प्रकार का कण है, क्योंकि इसका द्रव्यमान है, कण का मतलब जिसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। और गति की अवस्था में इसका वेग कुछ ना कुछ भी रहा होगा जरूर, ठीक है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन में कणों के गुणों के साथ साथ तरंगों के गुण भी यहाँ पर क्या हुए, प्रकट हुए। और वो कौन से तरंग के कौन से गुण यहाँ पर प्रकट हुए, विवर्तन, डेविसन जर्मर के प्रयोग में। तो डेविसन जर्मर के प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन किया गया निकल क्रिस्टल के द्वारा, और तब ये पता हुआ, तब इससे ये निष्कर्ष निकला कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ गति की अवस्था में तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। ये डेविसन जर्मर का प्रयोग है। तो आज हमने यहाँ पर कणों की तरंग प्रकृति पढ़ा, इससे पहले प्रकाश की तरंग प्रकृति पढ़ चुके हैं, और ये चैप्टर पूरा हो गया। और मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा। थैंक यू।